मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 के यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो यहाँ हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीति सिद्धांत की समझ, जो कि बीए ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के पास में सब्जेक्ट है। तो इसकी हमने ऑलरेडी जो है 2-3 वीडियो मैं आपको पहले ही बना चुका हूँ। अब हम इसकी बात करने वाले हैं नारीवाद के बारे में, यूनिट नंबर 4। तो जैसा कि स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले नारीवाद के बारे में, यूनिट नंबर 4। तो सबको पहले आपको मैं सबसे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो लाइन है इस वाली बुक के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता देता हूँ। साइमन डी मूवियर जो है उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा कि जो नारी है, नारी जन्म से नारी नहीं होती, उसे समाज नारी बना देता है। ठीक है, तो उनके इस कथन पे कहने का तात्पर्य क्या है कि समाज में नारी के साथ में शुरू से ही भेदभाव किया जाता है। उसके पहनावे को लेकर, उसके रंग को लेकर, उसके खिलौने को लेकर, हर जगह पर जो है हम इस चीज को डाइवर्ट कर देते हैं कि नारी अलग है और पुरुष अलग है। यानी कि नारी को लेकर कई प्रकार की चीजें आपने पहले भी देखी होगी कि अगर हम आधुनिक काल की बात करें या फिर हम पूर्वोत्तर काल की बात करें तो हर जगह पर नारी को जो है भेदभावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा है। तो आज हम इस यूनिट के अंदर पूरी अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं नारीवाद के बारे में। आखिरकार नारीवाद है क्या, नारीवाद का महत्व क्या है, नारीवाद का अर्थ क्या है और नारीवाद के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो ये वीडियो का पार्ट 1 हो जाएगा आपका, और पार्ट 1 के अंदर आपका आधे से ज्यादा सब कुछ यहाँ पर कवर कर दिया जाएगा और आधे से ज्यादा आपका पार्ट 2 के अंदर कवर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कहा जाता है कि जिस दिन औरत अपनी मेहनत का हक मांगेगी उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर महिलाओं ने अपना हक मांगना स्टार्ट कर दिया तो पता चलेगा कि पूरे संसार के अंतर्गत हाहाकार हो जाएगा और ये कहा जाएगा कि सबसे बड़ी चोरी अभी तक की यही है, यहाँ पर महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की मेहनत का हक उनसे चुराकर जो है हमारे समाज के अंदर जो है अभी भी जकड़ के रखा हुआ है। अब ये जो कथन जितना सरल लगता है उतना ही गहनता और जटिलता से, इतनी ही अधिक रूप से इसको समझेंगे तो बहुत ज्यादा ये आवश्यक माना जाएगा। इसके पीछे की समझ को जानना बहुत अधिक आवश्यक है। और ऐसा क्यों है कि हर समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान नहीं होती। तो देखिए बिल्कुल सही बात लिखी गई है यहाँ पर कि ये बोला जाता है कि महिलाओं की जो स्थिति है वो समाज में पुरुषों के बराबर क्यों नहीं है। आखिर उसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है। उन्हें राजनीतिक रूप से देखा जाए, सामाजिक रूप से देखा जाए, आर्थिक या कहें सांस्कृतिक तौर पर उनको हीन पाया जाता है, उनको जो है बिल्कुल अलग पाया जाता है। वो समाज में कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती हैं, उनको पुरुषों के समान नहीं माना जाता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों है? क्या ऐसा होना कोई प्राकृतिक कारण है या फिर सामाजिक सांस्कृतिक अनुबंध है, या फिर इन सभी प्रश्नों के जितने भी आपके जो प्रश्न होंगे कि भाई यहाँ पर हम बात करेंगे नारीवाद है क्या। आखिरकार नारीवाद शब्द जो है इसका अर्थ होता क्या है। तो यहाँ पर हम नारीवाद सबको अच्छी तरीके से समझेंगे और बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें आपको समझ में आएगी। यहाँ पर देखो जिस तरीके से बताया गया कि राजनीति सिद्धांत के क्षेत्र में अगर हम बात करें कि नारीवाद और उसके महत्व को जानना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अब क्लियर चैम्बर्स जो है इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि राजनीति सिद्धांत का इतिहास जो रहा है वो हमेशा से ही ना पुरुष सिद्धांतवादी रहा। उसमें हर चीज पुरुष के आधार पर है, हर जगह पर पुरुष सिद्धांतवादी की बात की जा रही है। तो क्योंकि जितने भी सिद्धांत बने उसमें महिलाओं का योगदान जो है ही नहीं, महिलाओं का योगदान बहुत हाशिए पर है, बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि नारीवाद को समझने पर ही उसके उद्देश्य और लक्ष्यों को जान सकते हैं। तो इस लेख के अंतर्गत हम बात करेंगे पूरे के पूरे अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट की कि नारीवाद का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है और उसके प्रकार क्या है। तो नारीवाद का अर्थ और उसका महत्व यहाँ पर हम समझ लेते हैं। अभी तक हमने जो ऊपर पढ़ा वो आपका सारा का सारा इंट्रो, यानी कि आप जो है अपने एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो उसमें आप भूमिका के तौर पर, पृष्ठभूमि के तौर पर आप जो है उस सब चीजों को लिख सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर हेडलाइन डालेंगे नारीवाद और उसका अर्थ और उसका महत्व। तो नारीवाद नारी संबंध उस विचारधारा को कहेंगे जो समाज में उसकी असमानता, अधीनता, पिछड़ेपन और हास्य की स्थिति पर न सिर्फ प्रश्न उठाता है बल्कि उसको परिवर्तित करने की भी कोशिश करता है। तो साधारण शब्दों में विद्यार्थियों में आपको बता देता हूं कि नारीवाद का अर्थ क्या होता है कि नारीवाद विचारधारा वो विचारधारा होती है जो समाज में नारियों के प्रति, यानी कि नारी जो है, स्त्रियां जो है, उनके प्रति जो असमानता है, जो अधीनता है, जो उनका पिछड़ापन है और जो उनकी स्थिति हाशिए पर है, इस चीज के प्रति जो है वो प्रश्न उठाते हैं, यानी कि इसके प्रति आवाज उठाते हैं और बल्कि इनको परिवर्तन करने की भी कोशिश करते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, नारीवाद कहा जाता है। अभी एक ऐसा सिद्धांत है जो सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता की पैरवी करता है। कोई भी क्षेत्र हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर जगह पर देखा जाता है कि महिलाओं के प्रति ये लोग हमेशा अपनी आवाज बुलंद रखते हैं
और इसका उद्देश्य है कि वर्तमान समय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के दमनकारी जो पुरुष प्रभुत्व को समाप्त किया जाए। कि आज जो है पुरुष प्रभुत्व यानी कि बताया जाता है कि पूरा का पूरा जो देश है वो क्या है, पुरुष प्रधान देश है। तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि पुरुष प्रधान क्यों है, आखिर पुरुषों को इतना प्रभुत्व क्यों दिया गया है। तो इस सब चीज को समाप्त करने की ये बात करते हैं और महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देने की बात की जाती है। आगे यहाँ पर बताया गया एक विचारक है विक्टोरिया ब्राउन, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि भाई जो कि नारीवाद के ऐतिहासिक विकास को जांचती हैं, उन्होंने ये बोला कि उनका मानना है कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है उन्होंने नारीवाद उनको बोला गया कि वो कौन है, वो नारीवाद की जननी है। तो नारीवाद की जननी, ये पॉइंट आप आराम से लिखेंगे, इसको ना आप हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है, हाईलाइट कीजिएगा कि जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है वो कौन है, वो नारीवाद की जनक है, यानी कि नारीवाद की जननी है। उन्होंने ही नारीवाद का जो शब्द है सबके सामने उजागर किया है। अब नारीवाद का इतिहास काफी पुराना रहा। वो बताती हैं कि 19वीं सदी के अंतर्गत जब सर्वप्रथम सेनेका फॉल्स ने 1848 में वुमेन राइट कन्वेंशन लगा था और उन्होंने महिलाओं के प्रति राइट टू वोट यानी कि मताधिकार की बात की थी और इसी को नारीवाद आंदोलन की पहली लहर माना गया। यानी कि सन 1948 के अंदर जब महिलाओं के प्रति वुमेन राइट कन्वेंशन यानी कि राइट टू वोट ऐसे अधिकार की बात की गई, उसी समय नारीवाद शब्द जो है सबसे ऊपर आया और आंदोलन की सबसे पहली लहर नारीवाद की 1948 के अंदर हुई। और वही समाज में इसकी जो दूसरी लहर की अगर हम बात करें तो 1960 और 70 के दशक में यूरोप और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्त्री स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में निकलकर सामने आई। अब देखिए इस आंदोलन के अंदर या फिर इस दौरान यूनाइटेड किंगडम में समान भुगतान कानून यानी कि इक्वल पे एक्ट 1970 और अमेरिका के अंदर एक समान अधिकार संशोधन 1972 में पास हुआ था, जिसके अंदर नारीवाद के प्रति जो है जागरूकता दिखाई गई है कि नारीवाद की जो स्टार्टिंग है वो आपने स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि नारीवाद का जो पहला आंदोलन हुआ यानी कि जो पहली लहर आई वो 1848 में आई, जब उनको राइट टू वोट की बात की गई यानी कि वुमेन राइट कन्वेंशन हुआ, वहां पर उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया। और वही दूसरी लहर 1960 और 70 के दशक के अंदर देखी जाती है। अब वही अगर हम आगे चले तो हमें यहाँ पता चलता है कि सेक्स और जेंडर ये समाज में विभाजन है। अब इसमें बताया गया कि दोनों चीजें थोड़ी सी अलग हैं। जो ये सेक्स वर्ड है ये आपका अलग है, जेंडर वर्ड जो है वो भी आपका अलग है, यानी कि प्राकृतिक और सामाजिक ये दो प्रकार से बटे हुए हैं। कैसे कि नारीवादी विमर्श को समझने के लिए सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि जो सेक्स और जेंडर है वो एक ही नहीं है बल्कि दोनों अलग अलग तरीके हैं। सामाजिक विभाजन लाते हैं ये लोग। कैसे, एक तरफ सेक्स जो कि जैविक अर्थ में समझा जा सकता है और वहीं दूसरी तरफ जो जेंडर है वो सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थ में समझा जा सकता है। तो जैविक रूप से इंसान जैसा बना है तो उसको हमारे यहाँ पर जो है सेक्स वर्ड से यूज किया गया है, और अगर समाज की अगर हम बात करें उसकी संस्कृति की बात करें तो इस अर्थ में समझना हो तो वहां पर जेंडर वर्ड को यूज किया जाता है। अभी ये दो तरीके हैं ये निर्धारण करने के लिए कि कौन पुरुष, स्त्री और अन्य है। तो ये तरीके होते हैं जिससे ये बताया जा सकता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, सामने वाला जो पुरुष है वो स्त्री है या फिर अन्य है या कौन है। इसमें से एक तरीका तो प्राकृतिक रूप से है जबकि दूसरा मानव निर्मित है। एक तरीका कौन सा है, जो कि अपीयरेंस है, सामने से कोई भी देखकर बता सकता है कि ये स्त्री है या पुरुष है। और हमारा पुरुष प्रधान व्यवस्था हर संभव तरीके से अपनी स्थिति को उच्चतम और नियंत्रण करने वाली रखने के लिए जैविक निर्धारण के तरीके का भी इस्तेमाल अपने वर्चस्व को बढ़ावा के लिए करते हैं। अब आगे यहाँ पर हम बात करेंगे किस चीज की, यहाँ पर देखते हैं कि इस पे इन्होंने क्या बोला हुआ। देखो उन्होंने बोला कि हमारे समाज के अंदर जो है ना, वो समाज के अंदर जो है सेक्स के आधार पर ही समाज में जेंडर भूमिका तय की जाती है और इसके द्वारा ही पुरुष बोला जाने वाला प्राणी अपनी इस चालाकी से दुनिया का मालिक बना हुआ है, औरत उसकी नौकर। तो हुआ क्या है कि हमारे समाज के अंदर ये चीज बताई गई है कि जो पुरुष नाम का जो व्यक्ति है यानी कि पुरुष जो है वो क्यों अपने आप में ज्यादा बलशाली है, क्योंकि जो उसका वर्चस्व है ना वो जेंडर जो है, जेंडर है ना, इसी के आधार पर जो है उसको एक सर्वशक्तिमान बना दिया गया है और औरत को उसका नौकर बना दिया गया है। और यही बात जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि साइमन डी वूवियर जो है, ये हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, साइमन डी वूवियर जो है उन्होंने, उनकी एक रचना है द सेकंड सेक्स, उन्होंने यहाँ पर कुछ बोला गया है उसमें उन्होंने कथन दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी औरत जो है वो पैदा नहीं होती बल्कि औरत बन जाती है, यानी कि वन इज नॉट बोर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमन। समाज में स्त्री पैदा नहीं होती, उसे समाज बना देता है। जन्म से ही लड़की और उस लड़के की परवरिश में अंतर रखा जाता है। उनके अंदर समाज कुछ ऐसे मूल्यों को गढ़ने की कोशिश करता है जो समाज में विभाजन लाता है। हम देख सकते हैं कि लड़का और लड़की के लिए खिलौनों की बात करें, कपड़ों की बात करें, रंगों से लेकर, जैसे खिलौने की बात करें तो लड़का क्या है, लड़का जो है क्या कहते हैं कुछ हैवी जो खिलौने होते हैं कि बिल्डोजर हो गया, कार हो गई, इनसे खेल रहा है। लड़की जो है उसको क्या दे दिया, उसको बारबी डॉल दे दी, ठीक है। कपड़ों की अगर हम बात करें
तो भाई लड़का जो है उसको जींस वींस पहना रहे हैं, लड़की को नहीं पहना रहे। रंगों की बात करें कि लड़की का कलर जो है ब्लू होगा और लड़की का जो फेवरेट रंग होगा वो पिंक होगा। तो इस तरीके से व्यवहार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उदाहरण के तौर पर हम लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि इधर उधर नहीं घूमेंगी, दिन ढलने से पहले जो है दिन ढलने के बाद बाहर नहीं जाना, समय से पहले घर आ जाना है। और लड़कों को सिखाया जाता है कि भैया लड़के रोते नहीं है, लड़के किसी से डरते नहीं है। तो ये सब चीजें जो है हमारे समाज के अंदर जो है विभिन्नता और समाज के अंदर जो है असमानता तो क्रिएट करेगी ना। दोनों को इस तरह से सामाजिक किया जाता है कि उनमें अलग अलग मूल्य आ जाए और जिनसे कि लड़के को निडर और लड़की को नाजुक बनाया जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों में ना अंतर बना रहे। अब दोनों के बीच में अंतर भी तो बनाना है। अब दोनों के दायरे को अलग किया जाएगा। जहां एक लड़के का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा होगा वहीं एक लड़की का दायरा सिर्फ घर तक सीमित होगा। और यहीं से समाज में उन्हें अलग अलग जेंडर आधारित भूमिका थमा दी जाती है, जिसमें कि पुरुष को घर से बाहर की सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका प्राप्त होती है और वहीं महिलाओं को घर के भीतर की घरेलू भूमिका से जूझना पड़ता है। अब बोला गया है कि मानव जो है वो किसी भी प्राकृतिक नियम को तो नहीं बदल सकता ना, पर हाँ इतना जरूर है कि उन नियमों को जरूर बदल सकता है जो खुद उसने समाज में रहकर बनाए। यानी प्रकृति ने जो बनाए वो नहीं, बल्कि जो हमने खुद बनाए, संस्कृति के नाम पर बनाए। इसलिए नारीवादी हमेशा जेंडर और उसकी भूमिका की आलोचना करते हैं। अब हम बात करेंगे नारीवाद के विभिन्न प्रकार। तो यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है नारीवाद से आप क्या समझते हैं, नारीवाद के प्रकार बताइए, तो आपको यही पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देना है। तो उदारवादी नारीवादी कौन होते हैं? ये नारीवादियों की श्रृंखला में आते हैं जिसमें शुरुआती नारीवादी को रखा गया है, जिन्होंने शुरुआती दौर में महिलाओं की समानता की, स्वतंत्रता की बात की है। और जो मैरी गोल्डक्राफ्ट जो थे, जिनको मैंने आपको बताया था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो है महिलाओं के लिए सबसे पहले हक में बात की, सबसे पहले इनको वोट डालने का अधिकार दिलाया गया। अब इन सभी ने अपनी रचनाओं के द्वारा महिलाओं के लिए समान अवसर, निष्पक्ष अवसर की मांग की है और समाज राजनीति अधिकारों की मांग की और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में इस अंतर को उजागर भी किया है। तो ये तो हमारे उदारवादी हो गए। उदारवादी कौन? जो कि महिलाओं को आगे बढ़ने की जो वो दे रहे हैं, है ना, महिलाओं को आगे। अब मार्क्सवादी की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर हमें उदारवादी के बारे में पढ़ा। उदारवादी कौन है? वो विचारधाराएं हैं जो जिन्होंने सबसे पहले नारीवादी को सपोर्ट दिया। फिर मार्क्सवादी की अगर हम बात करें तो मार्क्सवादी, समाजवादी, नारीवादी जो है इनके द्वारा माना जाता है कि महिलाओं के दमन के लिए वर्ग सिद्धांत की प्रमुख स्रोत है। वर्ग सिद्धांत यानी कि बात है ना, 4 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। सर्वोच्च वर्ग हुआ, उसके नीचे वाला हुआ, फिर निचला हुआ, सबसे निचला वर्ग हुआ। और महिलाओं के दमन का कारण आर्थिक है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि महिलाओं को उनको घर में काम करने के लिए कोई आय नहीं मिलती। सबसे पहला दमन क्या है? आर्थिक कारण। काम करेंगी वो पूरा दिन, 1 रुपया चार्ज नहीं करती। और इसी स्थिति की बंधुआ की तरह है कि भाई उनको पैसा दिया नहीं जा रहा और काम करवाया जा रहा है। और वहीं पुरुष महिलाओं के कारण ही घर के बाहर के काम कर सकते हैं, इसलिए पैसा कमा सकते हैं। लेकिन महिला आर्थिक रूप से पूरी तरह पर पुरुषों पर ही निर्भर है और इसलिए घर में भी महिलाएं आर्थिक कारणों से पुरुषों के अधीन ही बनी रहती हैं। जहां महिलाओं को पैसे कमाने वाले कार्यों में रखा जाता है, वहां भी उन्हें पुरुषों के समान कार्य के लिए वेतन काम दिया जाता है। जैसे कि क्या होता है, स्कूल के अंदर हम बात करें, एक लेडी टीचर है उसको कम सैलरी दी जा रही है और एक मेल टीचर है उसको ज्यादा सैलरी दी जा रही है। डिलीवरी बॉय की बात करें, लड़कियां भी डिलीवरी कर रही हैं आजकल, भाई फूड डिलीवर के लिए जोमेटो की बात करें कहीं में भी, तो वहां पर उनको कम सैलरी मिलती है पर लड़कों को ज्यादा मिलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये विचारधारा काम करती है कि महिलाओं के साथ में भेदभाव होता ही होता है। दूसरा हमारा रेडिकल। रेडिकल वाले कौन है? इनका मानना यह है कि पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री सुलभ मूल्यों को अवमूल्यन हुआ है और महिला ज्यादा संवेदनशील है। महिलाएं जो बहुत स्वाभाविक और संवेदनशील और प्रकृति के नजदीक है, इसलिए उनसे जो है सारे के सारे काम जो है कराना संभव नहीं है, ऐसा बोला जाता है। सुसैन ग्रिफिन और एड्रिया डवॉर्की ने कहा, उन्होंने कहा कि इन सभी स्त्री सुलभ मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि पुरुष नैतिक निर्णय पर इस तरह आधार लेता है कि समाज किसे सही मानता है। इसलिए पश्चिमी नैतिक दर्शन जैसे कि तार्किकता, संप्रभुता और न्याय पुरुषों के अनुभव पर निर्मित है। ये बताया गया कि अगर संप्रभुता की बात करें, आजादी की बात करें, न्याय की बात करें, हम लॉजिक की बात करें, तो सब पुरुषों के ऊपर निर्भर है, ये रेडिकल वाले मानते हैं। आगे हम बात करें तो जो आपका उत्तर आधुनिक जो नारीवाद है ये क्या है, तो जूडिथ बटलर जो है ये मानती हैं कि जेंडर ही जैविक सेक्स की श्रेणी का जन्म देता है। जेंडर की वजह से ऐसा हुआ है। जेंडर का निर्माण शक्ति के संबंधों को मानकों और पाबंदी द्वारा होता है और इन नारीवादियों द्वारा बायोमेडिकल साइंस की आलोचना की गई है, क्योंकि रूथ बिलर, एवलिन फॉक्स केलर मानती हैं कि सेक्स और जेंडर के बीच एक का विभाजन सिर्फ बायोमेडिकल साइंस तक ही सिमट कर रह गया है। तो यहाँ पर आपने सारी चीजें देखी। किस चीज के बारे में हमने पढ़ा? यहाँ पर हमने पढ़ा नारीवाद के बारे में, ठीक है। सॉरी, नारीवाद के बारे में पढ़ा कि नारीवाद क्या है, नारीवाद का अर्थ क्या है, नारीवाद का महत्व क्या है और नारीवाद के प्रकार क्या है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। पार्ट 2 के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।